दोस्तों, आज आपके लिए फिर लेकर आए हैं ज्योग्राफी की ज़बरदस्त क्लास। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे ग्रहों की उत्पत्ति, यानी ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ग्रह हमारे आए कहाँ से। उसके पहले मोटिवेशन शायरी हो जाती है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी सच्चे हों एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। बात समझ लो ना, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। तो आज हम आपको लोगों को बताएंगे तारों की उत्पत्ति। अभी तक हमने आपको पढ़ाया एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी जानकारी मैंने आपको दे दी। तारे कैसे हुए, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके मैंने आपको बताया। सूर्य के बारे में कुछ बताया। आज मैं सूर्य के बारे में इंटरनल पार्ट ऑफ सन बताऊंगा। सूर्य का आंतरिक संरचना, यानी सूर्य की स्ट्रक्चर कैसे हुआ, सूर्य कैसे बना, क्या हुआ, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, हमारे ग्रह आए कहाँ से। देखिए, कुछ वैज्ञानिक थे हमारे, कुछ खगोलीय ज्ञाता थे, जिन्होंने ये कहा कि एक तो हमारे खगोलीय ज्ञाता थे जिन्होंने कहा एक तारा सिद्धांत का नाम दिया। उन्होंने क्या कहा, एक तारा सिद्धांत, यानी उन्होंने ये कहा, बात समझिएगा, उन्होंने ये कहा कि भैया एक सूर्य था। बात समझिएगा, उन्होंने कहा सूर्य जो है, ये सारे ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। सूर्य से खींच, मतलब सारे ग्रह क्या टूट टूट के 8 ग्रहों की क्या हो गए, बन गए हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भैया सूर्य और एक ग्रह, जितने हमारे 8 ग्रह थे, इन ग्रहों में सूर्य का कोई भी अंश नहीं मिलता था। क्योंकि सूर्य की स्थिति मैंने आपको समझाया था पहली वीडियो में कि सूर्य की स्थिति क्या है भैया, प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा तो है नहीं, इसमें कुछ ग्रह ठोस हैं, कुछ गैसीय है, ढेर सी बात है। तो यहाँ पे इनका क्या हो गया, ये गलत मान लिया गया। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा ये गलत है, एक तारा था, सूर्य था, और सूर्य क्या हुआ, सूर्य से पहले एक टुकड़ा टूटा, उसके बाद यही टुकड़ा टूटने के बाद ठंडा हो गया, और जब ठंडा हो गया तो ये 8 ग्रहों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। अब आप बताइए कि ये जो ठंडा हुआ, तो जाहिर सी बात है भी तो प्लाज्मा ही रहा होगा, तो ये भी गलत हो गया। दूसरी बात, दूसरे हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि भैया सूर्य तो था ही, लेकिन सूर्य के अतिरिक्त एक और तारा था। सूर्य था और सूर्य के अतिरिक्त एक तो और तारा था, जिसे द्वितारा सिद्धांत कहा गया। एक तारा और था, एक तारा सिद्धांत, फिर उसके बाद इसको बोला गया द्वितारा सिद्धांत। उन्होंने कहा कि एक सूर्य तो था ही, प्लस एक तारा और था। इसने क्या किया, सूर्य से, बात समझना, इसने कहा कि ये अपनी ग्रेविटी के कारण सूर्य से एक एक ग्रहों को खींच खींच के क्या किया, 8 ग्रहों का निर्माण कर दिया। अब आप बताइए, तो हो तो रही है सारी क्रियाएं एक ही चीज से, ये भी सूर्य से हो रहा है, ये भी सूर्य से हो रहा है, ये भी सूर्य से हो रहा है, तो तीनों थ्योरी तो गलत हो गई। एक तारा सिद्धांत, और इसे द्वितारा सिद्धांत का नाम दिया गया। द्वितारा सिद्धांत, इसे दिया गया द्वितारा सिद्धांत। अब आप बताइए, ये तीनों थ्योरी तो एक ही से हो रही है ना, सूर्य से ही तीनों के बारे में बताया जा रहा है, तो गलत हो गया। क्योंकि सूर्य के सिस्टम में आपको बताया प्लाज्मा ग्रह, लेकिन प्लाज्मा नहीं है, क्योंकि 4 ग्रह ऐसे हमारे जो ठोस है और 4 जो है गैसीय है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे आगे वीडियो में। ठीक है, ये सब गलत हो गए। फिर हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिटन, इसको मिटा देते हैं, समझाते हैं आपको अच्छे से। ठीक है, चलो ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है, एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिटन, बात समझिएगा, लिलिटन हमारे खगोलीय ज्ञाता थे। लिलिटन ने क्या कहा, लिलिटन ने कहा भैया सूर्य तो था ही, इन्होंने दिया भैया 2 तारा सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया, 2 तारा सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा, 2 तारा सिद्धांत, और 2 तारा सिद्धांत को मान्यता प्राप्त कर दिया गया, इसे मान लिया गया। इन्होंने क्या कहा था कि एक तो सूर्य था ही, सूर्य से हमसे कोई मतलब है ही नहीं, एक तो सूर्य था ही, और उसके बाद 2 तारे और थे, 2 तारे और थे, ये हमारे क्या थे, 2 तारे और थे। उन्होंने कहा सूर्य तो था ही, प्लस 2 तारे और थे, और ये दोनों, सूर्य को छोड़ दीजिए, ये दोनों आपस में ग्रेविटी के कारण एक दूसरे को आपस में खींच रहे थे। ग्रेविटी के कारण एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे थे, खींच रहे थे, और खींचने वाली क्रिया की वजह से ये तारा टूट गया, और टूट कर क्या हो गया, 8 ग्रहों में विभाजित हो गया। क्या कहा इन्होंने, 8 ग्रहों में विभाजित हो गया, और जो दूसरा बचा था वो क्या बन गया, ब्लैक होल बन गया।
हमने आपको ब्लैक होल के बारे में बताया था ना, ब्लैक होल तारा क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि सूर्य तो था ही, सूर्य को छोड़ दीजिए, सूर्य तो है ही, वो ग्रहों को क्या करता है, आज भी हमारे सारे ग्रहों को रोशनी देता है। लेकिन दो तारे और थे, सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे। इन्होंने क्या किया भैया, एक दूसरे को आपस में ग्रेविटी के कारण खींच रहे थे, और ग्रेविटी के कारण खींचने की वजह से इन दोनों में क्या हुआ, खिंचाव हुआ, जो कमजोर था वो टूट गया, और टूटने के बाद क्या कर दिया, 8 ग्रहों का निर्माण कर दिया, और जो दूसरा बचा था वो क्या बन गया, ब्लैक होल बन गया। अब आप बताइए, ये तीनों लोग जो भी किए थे ये तो गलत ही साबित हो गया। क्यों? क्योंकि हम सूर्य के बारे में जानते थे, सूर्य की स्थिति को हम जानते थे कि प्लाज्मा था, सूर्य के बारे में चित्र जानते थे। लेकिन लिलिटन जी ने जो कहा था उसके बारे में तो हम सूर्य को तो जानते हैं, प्लस ये जो दो तारों की जिक्र उन्होंने किया था इसके बारे में उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था कि कौन से तारे थे कौन से नहीं थे। उन्होंने जो कहा इसको मान लिया गया। आप इसे सर्च करेंगे तो कहाँ इस तारों का पता ही नहीं चलेगा, जो एक मतलब दूसरा वाला था वो क्या हो गया, ब्लैक होल बन गया। तो ब्लैक होल तो बहुत से हैं, मैंने बताया था आकाशगंगा में आपके बहुत से ब्लैक होल हैं। तो ब्लैक होल के बारे में आप कहाँ ढूंढने जाओगे, कौन सा ब्लैक होल से हमारे ग्रह का निर्माण हुआ है ना। तो इसीलिए इसको क्या मान लिया गया, इसको सिद्ध कर दिया गया। आज हम दो तारा सिद्धांत को क्या मानते हैं, और किसके द्वारा दिया गया था, लिल्टन। इन्होंने क्या कहा था, सूर्य तो था ही था। इन तीनों लोगों के बारे में तो हम गलत समझ लिए, क्योंकि सूर्य के बारे में बताया, सूर्य से उत्पत्ति की बताया, तो सूर्य के बारे में हम समझते थे भैया सूर्य तो गलत था, क्योंकि सूर्य प्लाज्मा, सूर्य की स्थिति प्लाज्मा है, लेकिन हमारे ग्रहों की स्थिति प्लाज्मा नहीं है। तो लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते थे। लिल्टन देखो, हम सूर्य के ही बारे में जानते, लेकिन सूर्य की इन्होंने जिक्र ही नहीं की कि सूर्य को छोड़ दीजिए। ये इतना दिमाग लगा ले गए लिल्टन कि इन तीनों लोगों का क्या जो सिद्धांत है गलत हो रहा है, तो मुझे कुछ दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा कि भैया सूर्य तो था ही, सूर्य से कोई मतलब ही नहीं, दो तारे थे, और ये दो तारे आपस में ग्रेविटी कारण टूटे, एक ग्रह का निर्माण कर दिया, जो दूसरा नहीं टूटा वो ब्लैक होल बन गया। अब आप ढूंढिए सबूत, कहाँ से ढूंढोगे, सबूत मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये टूट के ग्रह बन गया और दूसरा ब्लैक होल बन गया, तो आपको सबूत तो मिलेगा नहीं। इसीलिए इसको क्या मान लिया गया, सिद्ध मान लिया गया। यानी इसी से हमारे ग्रहों की उत्पत्ति हो गई, यानी दो तारा सिद्धांत इसीलिए क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। बात समझ में आ गया। चलो उसके बाद आगे चलते हैं, सन, स्ट्रक्चर ऑफ सन। ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर से नोट कर लीजिए, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इन तीनों से में कोई मतलब नहीं है। पहले जो हमारे थे उन्होंने ये कहा कि भैया हमारा जो सूर्य था, जितने एक तारा सिद्धांत में उन्होंने कहा कि सूर्य से सारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, यानी सूर्य से ही सारे ग्रह बने हुए हैं। तो ये गलत, क्योंकि सूर्य की स्थिति प्लाज्मा, मैंने आपको बताया ये सब प्लाज्मा है नहीं, गैसीय और ठोस है। दूसरा उन्होंने कहा कि पहले सूर्य था और क्या हुआ, सूर्य का एक टुकड़ा छिटक कर, आई मीन एक टुकड़ा टूट कर मतलब अलग हो गया सूर्य से, और उसके बाद ठंडा होकर टूट कर क्या किया, 8 ग्रहों का निर्माण कर दिया। तब भी ये भी तो गलत, क्योंकि सूर्य की स्थिति सूर्य से ही टुकड़ा हुआ था, सूर्य की स्थिति प्लाज्मा, ये भी गलत। फिर तीसरे हमारे जो थे जिन्होंने कहा द्वितारा सिद्धांत का नाम दिया कि भैया सूर्य था और प्लस एक और तारा था, ये क्या किया, अपनी ग्रेविटी से सूर्य को एक एक थोड़ा थोड़ा खींच के 8 ग्रहों का निर्माण कर दिया। अब आप बताइए, आप सूर्य, तीनों लोग सूर्य के ही बारे में तो बता रहे हैं ना, तो सूर्य की स्थिति प्लाज्मा थी, इसलिए तीनों को गलत कर दिया गया। और ये साहब आ गए लिल्टन जी, इन्होंने क्या कहा, सूर्य तो था ही प्लस 2 तारे और थे, ये दोनों ग्रेविटी के कारण आपस में क्या हुआ, जो कमजोर था ग्रेविटी के कारण टूट गया, और टूटने की वजह से 8 ग्रहों का निर्माण कर दिया, और जो क्या था, जो ताकतवर था वो क्या बन गया, आई मीन उसकी ऊर्जा खत्म, और वो क्या बन गया, ब्लैक होल बन गया। ब्लैक होल बन गया तो जाहिर सी बात है कहाँ, किसी आकाशगंगा में जाके पड़ा है, जाहिर सी बात, ढूंढो अब कहाँ ढूंढोगे, कोई सबूत ही नहीं पाओगे आप, तो इसीलिए इसको मान लिया गया। आज इसको मान्यता प्राप्त कर दिया गया, और यही हमारे ग्रहों की उत्पत्ति करता है। बात समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं फिर से सूर्य के बारे में, यानी सौरमंडल। सौरमंडल में हम आपको पढ़ाएंगे 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सबके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं सूर्य। सूर्य के बारे में आज हम पढ़ते हैं, सूर्य क्या है, कैसा भाग है, अंदर का भाग कैसा दिखता है, बाहर का भाग कैसा दिखता है। तो आज हम देखते हैं इंटरनल पार्ट ऑफ सन, यानी सूर्य की आंतरिक संरचना। बात समझिएगा, सूर्य के आंतरिक भाग यानी इंटरनल पार्ट ऑफ सन, इंटरनल पार्ट ऑफ सन, क्लियर है, इंटरनल पार्ट ऑफ सन। तो इंटरनल पार्ट ऑफ सन में देखिए सूर्य की 3 परतें हैं, आंतरिक, बात समझिएगा, आंतरिक 3 परतें हैं, कोर, ठीक है, रेडिएटिव जोन, ठीक है, और उसके बाद कन्वर्टिव जोन। कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वर्टिव जोन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोर के बारे में। कोर क्या है, कोर मतलब होता है आंतरिक,
कोर। अब कोर में होता क्या क्या है पहले समझ लेते हैं। कोर किसे कहते हैं? देखिए मैंने आपको बता दिया सूर्य का सबसे आंतरिक संरचना, सबसे आंतरिक वाला भाग, सबसे अंदर भाग। जैसे पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, कोर, मेंटल और ऊपरपटी, वो आपको पढ़ तो उसी तरह सेम सूर्य की आंतरिक संरचना होती है। ठीक है, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वर्टिव जोन। ठीक है, तो कोर के बारे में जानते हैं। कोर में कार्य क्या क्या होता है इसका? देखिए कोर में सबसे पहला होता है भैया हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है। समझिएगा, यहाँ पे कोर में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो जाता है, संलयन हो जाता है। क्लियर है? दूसरी बात, यहीं पर इसकी स्थिति क्या होती है भैया? प्लाज्मा होती है। कोर में ही सूर्य की स्थिति क्या होती है? प्लाज्मा होती है। मैंने आपको पढ़ाया था सूर्य की स्थिति क्या है भैया? प्लाज्मा, मैंने आपको बताया था। और इसी का टेम्परेचर, बात समझिएगा, इसमें इसका टेम्परेचर 15 मिलियन अंश सेल्सियस होता है। टेम्परेचर 15 मिलियन अंश सेल्सियस होता है। 15 मिलियन का मतलब होता है भैया 150 लाख अंश सेल्सियस तापमान होता है। यानी कोर की आंतरिक, बात समझिएगा, सूर्य के आंतरिक भाग को क्या बोला जाता है? कोर। यहीं पर हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो जाता है भैया? संलयन होता है। और इसकी स्थिति यहाँ पे कैसी होती है? प्लाज्मा। और कोर का टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन अंश सेल्सियस, यानी 150 लाख अंश सेल्सियस इसका क्या होता है? टेम्परेचर होता है। बात समझ में आ गया इतना? उसके बाद समझते हैं रेडिएटिव जोन। ये दूसरा वाला क्या होता है भैया? रेडिएटिव जोन। इसे क्या बोला जाता है? रेडिएटिव जोन। अब आपने सुना होगा कि जो रेडिएशन किरणें होती हैं, रेडिएशन यानी किरणें इसी जोन से निकलती हैं, इसी वाली परत से निकलती है, सूर्य के इसी भाग से क्या निकलती हैं? रेडिएटिव जोन। जो रेडिएटिव किरणें होती हैं, रेडिएशन जो होती हैं, वो सारी कहाँ से निकलती हैं? रेडिएटिव जोन, दूसरे वाले परत से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे विकिरण होता है। विकिरण तो समझते हो ना, किरण क्या होती हैं? यहीं से निकलती हैं हमारी सारी किरणें, विकिरण। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले विकिरण, जिसे रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहीं पर गामा किरणें और एक्सरे किरणें निकलती हैं। भैया कौन कौन सी? यहीं से गामा प्लस एक्सरे किरणें। कौन सी भैया? एक्सरे। एक्सरे किरणें क्या होती हैं? निकलती हैं। यहीं से गामा और एक्सरे किरणें निकलती हैं। और यहीं पर आपकी फोटान किरण, आपने सुना होगा फोटान, जिससे हमें सूर्य क्या देता है? प्रकाश। फोटान किरणों की वजह से सूर्य क्या होता है? प्रकाश देता है हमें। ठीक है, यहीं से हमें निकलती भैया फोटान किरणें, फोटान किरण। ठीक है, सबसे पहले गामा और एक्सरे किरण यहीं से निकलती हैं भैया। बात समझिएगा, क्या क्या निकलती हैं? गामा और एक्सरे किरणें। ठीक है, और फोटान किरण जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, इसकी वजह से हमें क्या मिलता है भैया? प्रकाश मिलता है। प्रकाश आपकी जो धरती तक पहुंचता है किसकी वजह से में होता है? फोटान किरण की वजह से। ठीक है, देखो सबसे पहली बात समझिएगा, कोर में क्या होता है? सब सूर्य के सबसे आंतरिक वाले भाग को क्या बोला जाता है? कोर। और कोर में हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो जाता है भैया? संलयन होता है। यहीं पर हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है। और कोर की स्थिति कैसी होती है? प्लाज्मा। जैसे हमने आपको बताया था, याद होगा कि फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम सूर्य पर किसी कारणवश चले जाएं, मान लीजिए कोई ऐसा सूट पहन के चले जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो, तो सूर्य की स्थिति कैसी होगी? तो मैंने आपको बताया था प्लाज्मा। प्लाज्मा आपने को मैंने अच्छी तरह से बताया था किसके कहते हैं। इससे हमने बताया था फेविकोल। फेविकोल आपने देखा होगा ना, कहीं डाल दो तो वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, इधर उधर हिलता रहता है, बल्कि वो फैलता नहीं। उसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जैसे मलाई, मक्खन देखा है ना, मक्खन, वो भी क्या होती है? प्लाज्मा स्थिति होती है। तो उसके बाद दूसरे परत को क्या बोलते हैं? रेडिएटिव जोन। यानी क्या होती है? यहाँ पे जितनी किरणों की प्रकाश, जो किरणें होती निकलती हैं, सब कहाँ से निकलती है? सूर्य के दूसरी परत से निकलती हैं। कौन से भैया? जिसे कहा जाता है रेडिएटिव जोन। बात समझ में आ गया? यहीं पर क्या होता है? विकिरण, यानी सारी किरणों का क्या निकलती है? निकलती हैं, बाहर आती हैं, यानी सारे ग्रहों के पास आती हैं। पहली बात तो गामा और एक्सरे किरण यहाँ से निकलती है। ठीक है, दूसरी बात फोटान किरण जो हमें प्रकाश देती है, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पड़ता है, फोटान किरणें यहीं से निकलती है, रेडिएटिव जोन से। बात समझ में आ गया? अगला है कन्वर्टिव जोन। अगला भैया कन्वर्टिव जोन। बात समझिएगा, कन्वर्टिव जोन। कन्वर्टिव जोन में क्या क्या कार्य होता है सूर्य का? इसे कहा जाता है संवहन। इसे क्या बोलते हैं भैया? संवहन। इसको क्या बोला जाता है? संवहन।
कन्वर्टिव जोन को क्या बोला जाता है? संवहन। दूसरी बात समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप समझिएगा, यहाँ पर भैया हाइड्रोजन की परत जमी होती है। बात समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या जमी होती है? हाइड्रोजन की परत। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या जमा होती है भैया? सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन की परत जमी होती है। हाइड्रोजन की परत जमी होती है। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोजन की परत जमा होती है। क्लियर है? दूसरी बात समझते हैं, यहाँ के द्वारा निकलने वाली किरणें कहाँ पे जाती हैं भैया? तो कन्वर्टिव जोन को क्रॉस करते हुए क्या करती हैं? आगे जाती हैं। रेडिएटिव जोन से जो किरणें निकलती हैं, गामा, एक्सरे या फोटॉन किरणें, कहाँ जाती हैं? बाहर जाती हैं। ठीक है, तो इसी को पार करते हुए जाती हैं। देखो कैसे पार करते हुए जाती हैं, देखते हैं। देखो भैया, यहाँ से किरणें निकलना स्टार्ट होती हैं। बात समझिएगा, यहाँ पे हम बना देते हैं आपका अर्थ। अर्थ किस कलर का? ब्लू कलर का बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बना दे रहे हैं अर्थ। अब यहीं पे आपको समझा देंगे अरोरा की घटना किसे कहते हैं, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, ये आपका है अर्थ यानी पृथ्वी। ठीक है, अब आप बताइए, देखिए मेरी बात समझना, यहाँ से जितनी किरणें होती हैं सूर्य की, वो सब क्या होती हैं? बाहर जाती हैं। यानी किरण पता है ना, बाहर जा रही हैं। ठीक है, ये बाहर जा रही है। ठीक है, और यहाँ से भी जाहिर सी बात है क्या होंगी? बाहर जाएंगी। क्या होंगी भैया? ये किरणें क्या होंगी? बाहर जाएंगी। कहाँ बाहर जाएंगी? पृथ्वी के बगल से निकल जाएंगी। कैसे निकलेंगे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। चलिए देखिए, ये सारी क्या हो रही है भैया? किरणें। यानी क्या हो रही है? किरणें। मेरी बात समझिएगा, जो पृथ्वी की तरफ किरणें जाती हैं, बाहर निकलती हैं सूर्य से, हमने आपको बताया था उनकी तापमान कितना होता है भैया? उनका टेम्परेचर 6000 अंश सेल्सियस होता है। ये जो पृथ्वी की तरफ हमारी किरणें जाती हैं, उनका टेम्परेचर क्या होता है भैया? 6000 अंश सेल्सियस होता है। यानी सूर्य की जो किरणें निकलती हैं उसे क्या भैया, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 अंश सेल्सियस होता है। और यही क्या आगे जाकर क्या कराती हैं? अरोरा की घटना कराती हैं। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको अरोरा घटना कैसे होती है। देखिए, सूर्य से किरणें निकलती हैं, स्टार्ट होना पॉइंट करती हैं, तो यहाँ जाहिर सी बात है क्या करेंगी? पृथ्वी की तरफ भागेंगी। पृथ्वी की तरफ भागती क्यों? क्योंकि पृथ्वी इतना बेवकूफ होता है, जिसे हम बता रहे हैं, पृथ्वी इतनी ज्यादा पागल है कि अपनी ग्रेविटी के कारण सूर्य की किरणों को अपनी तरफ खींचती है। बात समझना, अपनी ग्रेविटी के कारण सूर्य की लपकों को अपनी तरफ खींचती है। तो इसकी दो लपक होती हैं, जो बड़ी होती हैं, जो लंबी लपक होती हैं तो पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं, लेकिन जो छोटी लपक होती हैं, यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, जो छोटी लपक होती हैं, जिनका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, वो क्या होती है भैया? फिर क्या होती है? सूर्य की तरफ वापस आ जाती हैं। बात समझिएगा, जिनकी छोटी लपकें होती हैं वो क्या होती हैं? फिर सूर्य की तरफ वापस आ जाती हैं। और इसी वापस आने वाली क्रिया को क्या बोला जाता है भैया? इसी वापस आने वाली क्रिया को बोला जाता है सौर कलंक। कहते हैं ना, कलंक लग गया। अब कोई भी चीज होगा तो कलंक लगा देगा ना, जाहिर सी बात है। देखो मेरी बात समझना, जो सूर्य की तरफ जो सूर्य से निकलने वाली किरणें पृथ्वी की तरफ जाती हैं, मेरी बात समझिएगा, जो सूर्य से निकलने वाली किरणें पृथ्वी की तरफ जाती हैं, उनका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 सेल्सियस। और यही पृथ्वी क्या करती है? बात समझना, पृथ्वी अपनी ग्रेविटी के कारण इन किरणों को अपनी तरफ खींचती है। बात समझना, इन किरणों को अपनी तरफ खींचती है। इसको ये नहीं पता कि ये किरणें का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 सेल्सियस। अगर ये पृथ्वी के किसी भी भाग पर पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी के किसी भी भाग पर पड़ जाएगा तो जलाकर राख कर दे, पृथ्वी को पूरी तरह से जला देगा। 6000 सेल्सियस तापमान का मतलब बहुत कुछ होता है। हम -11 डिग्री तापमान नहीं सह पाते, 11 डिग्री तापमान नहीं सह पाते, 10 डिग्री तापमान में हमारा आपका पाँव जलने लगता है। तो 6000 सेल्सियस डिग्री तापमान का सोचो मतलब क्या होगा? पृथ्वी को जिस एरिया से गुजरेगी जलाकर राख कर देगी। देखो आपको पता होगा पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको बोला जाता है? हमने आपको बताया था वायुमंडल, एटमॉस्फेयर को। हमारी पृथ्वी की चारों तरफ एटमॉस्फेयर की परतें बनी हुई हैं। ठीक है, 5 परतें, एटमॉस्फेयर की 5 परतें ऐसी हैं जो पृथ्वी को पूरी तरफ से ढक कर रखी हैं, जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोला जाता है। उसी में से एक परत ऐसी है जो अरोरा से आने वाली घटना से हमको बचाती है। कैसे बचाती है?
जब पृथ्वी की तरफ ये आती हैं, बात समझिएगा, जब ये पृथ्वी की तरफ लपके आती हैं तो ये वायुमंडल के घर्षण की वजह से, बात समझिएगा, वायुमंडल के घर्षण की वजह से इतना तेज आवाज करती हैं भाई। जब कोई भी किरण आएगी तो वायुमंडल में टकराएगी तो रगड़ होगी, और जब रगड़ होगी तो क्या होगी, आवाज होगी, अजीब सी आवाज होगी। तो वायुमंडल में ये पृथ्वी तक आती तो है, पृथ्वी को नहीं पता कि हम किस लिए उसको बुला रहे हैं, उसको कहता है आओ मेरे घर में बैठो। वही कहानी है, वो क्या कहते हैं, कहानी आपने सुना होगा ना, एक कहावत, बिन बुलाए बाराती वाली कहानी इसके साथ होती है। ये बुला लेती, इसको पता नहीं मेरे लिए इतना खतरनाक, इतनी घातक है। अगर एक किरणें पृथ्वी तक आ जाए तो पृथ्वी को जलाकर राख कर देंगी, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि मैं जल जाऊंगी। ठीक है, ये अपनी ग्रेविटी खींची, लेकिन इसको बचाव कौन करेगा, इसका वायुमंडल। वायुमंडल क्या करता है, इस किरणों को रोकता है और क्या करता है, बुता देता है, जिससे कहते हैं अरोरा की घटना। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है किरणें, जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है, चाहे नीचे टकराए चाहे ऊपर टकराए, बात समझिएगा, चाहे नीचे टकराए चाहे ऊपर टकराए, दोनों को क्या बोलते हैं, अरोरा की घटना। अरोरा की घटना यानी सूर्य से आने वाली किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती हैं, उसी को बोला जाता है अरोरा की घटना। बात समझ में आ गया। अब देखो, ये तो समझ में आ गया होगा, इसका टेम्परेचर 6000 सेल्सियस होता है, पृथ्वी अपनी तरफ ग्रेविटी करती है, खींचती है, पर पृथ्वी को बचा कौन लेता है, पृथ्वी का वायुमंडल। इसीलिए पृथ्वी एक हमारा इतना प्यारा है जिसपे जीवन संभव है। अदरवाइज और किसी ग्रह पे, मंगल को ले लो, ठीक है, और चांद, इन दो जगहों पे जीवन संभव है, पर अभी ढूंढा जा रहा है, इसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से भी जीवन संभव नहीं हो सकता, पर आने वाले इन फ्यूचर में बनाया जा सकता है, एटमॉस्फेयर की वजह से इसको हम इस पे रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन पृथ्वी, भगवान ने जब रचना की पृथ्वी की तो बहुत सोच समझ के की थी। आमीन जी, ये प्रकृति जिसे कहते हो, प्रकृति ने जब पृथ्वी को बनाया तो बहुत अच्छे से बनाया, इतना प्यारा बनाया पृथ्वी को कि पृथ्वी में जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो पृथ्वी क्या, पृथ्वी तो खींच लेता है, इसको तो पता ही नहीं है, बोलता है आओ आओ मेरे घर में आओ बैठो, लेकिन इसको ये नहीं पता अगर ये आ गया तो इसको जलाकर खत्म कर देगा। लेकिन इसको बचाता कौन है, हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। पढ़ते मैं आपको पढ़ाऊंगा एटमॉस्फेयर की, तो क्या बचाता है, एटमॉस्फेयर पृथ्वी पर आने वाले अरोरा की घटना से हमको बचाता है। बात समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, जो तो लंबी होती, जिनके पास, जो किरणों के पास ताकत ज्यादा होती है, वो क्या होती है भैया, जिन किरणों के पास ताकत ज्यादा होती है वो तो चली जाती हैं, पृथ्वी तक भाग जाती हैं। लेकिन जिनके पास ताकत कम होती है, और क्या, जिनके पास ऊर्जा कम होती है, वो फिर से पृथ्वी पर, सूर्य पर लौट आती हैं। बात समझना। देखो, सूर्य के पास भी ग्रेविटी है, पृथ्वी के पास भी ग्रेविटी है। जो लपके सूर्य से दूर हो गई उसे पृथ्वी तो अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन जो लपके सूर्य के पास है, पृथ्वी फिर भी तो उसको खींच लेगा। बात समझना। जो पृथ्वी तक पहुंचने वाली थी उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींचा, लेकिन जो सूर्य के पास ही थी, सूर्य क्या करेगा, उसके पास भी ग्रेविटी है, वो अपनी किरणों को फिर से खींच लेगा। बात समझना, अपनी किरणों को फिर से खींच लेगा। तो जो पृथ्वी तक गई वो अरोरा की घटना कहलाई। वो क्या कहलाई, सौर, मतलब ये क्या कही, सौर किरणें कहलाई। क्लियर है, किरणें गई, सौर किरणें कहलाई। लेकिन जो वापस आ गई इसे कहा गया सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट, जिसका ना हिंदी में कहा गया भैया सौर कलंक। क्या होता है, सौर कलंक। अब आप बताइए कलंक कैसे लगता है, अपने ही अपने के ऊपर कलंक लगाते हैं ना भाई। तो देखिए, जो सूर्य से किरणें गई, पृथ्वी की ग्रेविटी, थोड़ा लंबी किरणें थी, थोड़ा लॉन्ग किरणें थी, तो उसको पृथ्वी ने अपनी तरफ खींच लिया और क्या कराया, अरोरा की घटना करा दी। लेकिन जो छोटी किरणें थी वो क्या हो गई, फिर उसको सूर्य अपनी तरफ खींच लिया। भाई ग्रेविटी इसके पास भी है, अपनी किरणों को अपनी तरफ खींच लिया, और जब खींच लिया फिर वापस आ गई। तो जब वापस आने वाली किरणें क्या कहले भैया, सोलर स्पॉट यानी सौर कलंक। भाई यही किरणें इसके ऊपर क्या लगा दे रही, कलंक लगा दे रही। ये सोलर स्पॉट का एक स्पॉट होता है, मैं आपको आगे वाले वीडियो में अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है, एक स्पॉट होता है जो 1100 सालों का होता है, और ये 100 साइकिल मिलकर एक सोलर स्पॉट कंप्लीट करती है। ठीक है, मैं आप बताऊंगा। देखो, इनको लगता क्या है, सौर कलंक को जो सोलर स्पॉट होता है, इसे 6 महीने, मतलब सॉरी 5 महीने 6 दिन जाने में, 5 महीने 6 दिन आने में समय लगता है। 5 महीने 6 दिन जाने में और 5 महीने 6 दिन आने में समय लगता है। तो कितने साल का हुआ, 11। बात समझिएगा, 5 महीने 6 दिन, 5 साल 6 महीने, और जाने में 5 साल 6 महीने, आने में तो 11 साल का समय लगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, सोलर स्पॉट बोला जाता है। और एक सोलर स्पॉट 1100 सालों का होता है। एक सोलर स्पॉट पूरा कब होता है भैया, बात समझना, 100 साइकिल मिलकर एक सोलर, दिख रहा है, 100 साइकिल मिलकर
एक सोलर स्पॉट कंप्लीट करते हैं 100 साइकिल, जाना आना जाना आना जाना, यानी 5.5 साल जाने में। बात समझना, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ऐसे समझ लो अच्छे से। देखो मेरी बात समझिएगा, इधर ध्यान से देखिए। 100 साल, इसको 5.5 साल जाने में। देखिए मेरी बात समझना, ये किरणें पृथ्वी तक, यानी जब किरणें बाहर आई सोलर स्पॉट, तो इससे 5 साल 6 माह क्या हुआ भैया, जाने में लगाई, और 5 साल 6 माह आने में लगाई। तो कितने साल हुआ, 11 साल हुआ। क्लियर है, 11 साल हो गया ना। जिनकी क्रिया क्या हो रही, 5 साल 6 महीने जाने में, 5 साल 6 महीने आने में, 11 साल हो गया। अब एक साइकिल 100, बात समझिएगा, एक साइकिल, एक सोलर स्पॉट 100 साइकिल को कहते हैं। एक सोलर स्पॉट कितने को कहते हैं, 100 साइकिल को। अब आप बताइए, सूर्य का हैप्पी बर्थडे कितने साल बाद मनाओगे, 1100 साल बाद मनाओगे कि नहीं मनाओगे? मेरी बात समझना, ये मेरी बात समझिए। इसको गुणा करोगे तो 1100 आएगा कि नहीं आएगा? 100 भाई, एक 11 साल का, 11 साल सॉरी 5 साल 6 महीने आने में, तो 11 साल का समय लग रहा है। बात समझिएगा। और एक सोलर स्पॉट कितने साइकिल का होता है, 100 साइकिल का। एक सोलर स्पॉट जो होता है भैया, वो 100 साइकिल मिलकर क्या कंप्लीट करती हैं, एक सोलर स्पॉट कंप्लीट करती हैं। तो आप बताइए, सूर्य का हैप्पी बर्थडे कितने साल बाद मनाओगे, 1100 साल बाद मनाओगे कि नहीं मनाओगे? मनाओगे कि नहीं मनाओगे? जाहिर सी बात है मनाओगे भैया। अब आप ऐसे ही समझ लो कि 11 साल लगता है, 5 साल 6 महीने जाने में लग रहा है, सोलर स्पॉट को 5 साल 6 महीने आने में लग रहा है। तो एक साइकिल कितने का होती है, 100 सोलर स्पॉट को एक साइकिल कहते हैं। 100 सोलर स्पॉट को एक साइकिल कहते हैं। तो भैया एक साल फिर जाने और आने में उसका हैप्पी बर्थडे कितने सालों में मनेगा, 1100 सालों में। क्लियर है, बात समझ में आ गया ना? तो देखो, जो अभी यहीं पे समझा दे रहा हूँ आपको अच्छे से। अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको इसको नोट करा दूंगा अभी, ठीक है? डोंट वरी, इसको मैं नोट कराऊंगा। पहले आप समझ लेते हैं। देखो, कोर किससे कहते हैं, सूर्य का सबसे, मैं आपको इंटरनल पार्ट ऑफ सन बता रहा हूँ। इसके बाद वीडियो जो बनेगी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सन, सूर्य का बाहरी वाला भाग जो हम आप देखते हैं, जिससे हम आपको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा देखा जाता है, कौन सा नहीं देखा जाता, वो मैं आपको एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सन में बताऊंगा। तो सूर्य के इंटरनल भाग में मैंने आपको बताया कि सबसे आंतरिक परत को क्या बोला जाता है, कोर, जहां पे हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है, और इसकी स्थिति क्या होती है, प्लाज्मा होती है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 15 मिलियन सेल्सियस, यानी 150 लाख अंश सेल्सियस तापमान होता है। और उसके बाद दूसरे वाली परत को क्या बोला जाता है, रेडिएटिव जोन, जिसे रेडिएशन किरण, यहीं से सारी किरणें क्या होती हैं भैया, हमारी पृथ्वी तक, यानी जहां तक आते हैं सब, पृथ्वी और भी ग्रह जो हमारे हैं सब तक यही किरणें जाती हैं। पहली बात तो विकिरण होता है यहाँ पे, यानी रेडिएशन होता है। उसके बाद गामा और एक्सरे किरणें यहीं से निकलती हैं। आपने सुना होगा ना, सूर्य गामा और एक्सरे किरणें निकालता है, तो गामा एक्सरे किरणें यहीं से निकलती हैं। फोटान किरण भी यहीं से निकलती है। फोटान, जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। पृथ्वी पर जो प्रकाश हमको मिलता है, किसकी किरण से वजह से मिलता है, फोटान किरण की वजह से। उसके बाद जो यहाँ से किरणें निकलती हैं। और दूसरी बात, हमारा एक कन्वर्टिव जोन, कन्वर्टिव मतलब संवहन, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन की एक परत बना के रख दिया है। ये ऊपरा वाली परत को, इंटरनल पार्ट में तीसरी परत को क्या बोलते हैं, कन्वर्टिव जोन। इसमें हाइड्रोजन की परत है, मैंने यहाँ लिख दिया, ये हाइड्रोजन की क्या भैया, ये हाइड्रोजन की परत है। और ये हाइड्रोजन की परत है, और इसकी वजह से यहाँ किरणें का जो प्रकाश आता है उससे थोड़ा स्लो हो जाता है। यहाँ पे 15 लाख, देखो टेम्परेचर 15 लाख मिलियन सेल्सियस है, तो यहाँ तक आते आते क्या होगा, हाइड्रोजन की परत बनी हुई है, इसको दाब देती है, इसकी छाग के किरणों को निकाल देती है। और जब किरणों को निकालती है तो कौन सी किरणें निकालती है भैया, मैंने आपको बताया, जिसका टेम्परेचर 6000 होता है, जो पृथ्वी तक जाती है। सूर्य की टेम्परेचर क्या है, 6000 सेल्सियस है। मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि सूर्य का टेम्परेचर क्या है, 6000। कौन सा टेम्परेचर, बाहरी टेम्परेचर जो हमको मिलता है, ठीक है, जो हमको मिलता है। और दूसरी बात समझिएगा, ये जाएंगे, ठीक है, ये पृथ्वी तक, पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगा इसको, तो जाहिर सी बात है क्या कराएगी, अरोरा की घटना, पृथ्वी के वायुमंडल से टकराएगी, घर्षण होगा, आवाज होगी, उसी को क्या कहते हैं, अरोरा की घटना कहते हैं। भैया हमने आपको बताया पृथ्वी ग्रेविटी और इसकी भी ग्रेविटी है। पृथ्वी अपनी ग्रेविटी जो बड़ी लपक है, जो सूर्य अपनी तरफ खींच नहीं सकता, दूर, मेरी बात समझिएगा, जब कोई चीज आपसे दूर हो जाएगी तो अगला पड़ोसी जो होगा वो खींच लेगा ना, लेकिन जो आपके पास होगा उसको आप खींच लोगे। तो जो इसके पास रहता है इसको सूर्य तो खींच ही लेता है, लेकिन जो दूर चला जाता है उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेता है। ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, ये अपनी तरफ खींच लेता है। और खींच कर क्या करता है, जो दोनों तरफ से किरणें निकलती है, मेरी बात समझना भाई, बीच से तो निकलेंगी नहीं, क्योंकि वायुमंडल की परतें हैं। इधर से कहाँ जाएंगी, वायुमंडल की 5 परतें हमारी हैं, इधर से आएंगी नहीं, बगल से जाएंगी। और जब बगल से जाएंगी तो वायुमंडल की 5 परतें इसमें लड़ेंगी तो घर्षण होगा, आवाज होगी, अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देगी हमको।
भैया हमको सुनाई देती है, कभी कभी कोई सुनाई भी नहीं देती, ऊपर हो जाता है सारी क्रियाएं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये घर्षण को जैसे सुनाई देंगी तो इसी को क्या कहते हैं, जो घर्षण होता है इसे क्या बोलता है, अरोरा की घटना बोली जाता है। और घटना में आपको जब एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या होता है भैया, ये जो किरणें वापस हो रही हैं पृथ्वी आई मीन सूर्य के पास, सूर्य के जो आधी दूर गई थी सूर्य ने उसको खींच लिया अपनी ग्रेविटी के कारण कि यार आओ आओ कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ जा रही हो तुम तो मेरी हो, इसको खींच लिया। और जब खींच लिया तो क्या हुआ, इसे सोलर स्पॉट, भैया अपने ही अपने ऊपर कलंक लगाते हैं ना, तो जो सूर्य किरणें वापस आ गई उसे क्या कहा गया, सौर कलंक यानी सोलर स्पॉट। और इस सोलर स्पॉट की साइकिल कितने साल को होती है, 5 साल 6 माह जाने में, 5 साल 6 माह आने में लगाती है, तो क्या कहलाती है, सोलर स्पॉट कहलाता है। इतना बात समझ में आ गया। और इसका टेम्परेचर क्या होता है समझ लेते हैं भैया, इसका टेम्परेचर होता है 4000 से 1500 सेल्सियस, ठीक है। ये 4000 भाई घटता जाता है ना, जब निकलता है 4000 से 4000 सेल्सियस दिख रहा है ना, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। सोलर स्पॉट जो होता है भैया, ये सोलर स्पॉट का जो टेम्परेचर होता है वो 4000 से, ठीक है, 1500 अंश सेल्सियस होता है। अब क्यों, देखो जब बाहर गया तो जब स्टेज से निकल रहा है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ना, लेकिन जब वापस होने लगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो पूछ सकता है सोलर स्पॉट का टेम्परेचर कितना होता है, 4000 सेल्सियस से 1500 सेल्सियस तक होता है, ठीक है, घटता जाता है, वापस आते समय घटता जाएगा। ये बात समझ में आ गया। चलिए ठीक है, एक चीज नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया सोलर स्पॉट ना, सोलर स्पॉट किसे कहते हैं, देखिए देखो एक बात और समझना, ये जो भैया अरोरा की घटना होती है, मेरी बात समझना, जब ये वायुमंडल एटमॉस्फेयर से टकराता है तो इसकी वजह से क्या क्या हमारी दिक्कतें क्या क्या आएंगी पृथ्वी पर, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, कभी आप डिसाइड सोचिए थोड़ा दिमाग में, दिक्कतें क्या क्या। जब ये सोलर स्पॉट वायुमंडल से टकराएगा तो सबसे पहले हमारे दूर संचार में प्रॉब्लम होने लगेगी, नेटवर्क काम करना बंद कर देगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी, टीवी काम करना बंद, आई मीन उसका जो चैनल होता है वो काम करना वीक करने लगेगा, फोन का नेटवर्क वीक करने लगेगा। भाई वायुमंडल से टकराएगा, वायुमंडल के परतों के ऊपर तो किरणें आती हैं हमारी पृथ्वी तक, तो दिक्कत हो जाने लगेगी, ठीक है। तो और उसके बाद दूसरी बात समझना, जो हमने आपको बताया कि सौर ज्वाला की वापस होने वाली किरणों को क्या बोलते हैं, सौर कलंक, हमने आपको बता दिया, जिसका टेम्परेचर 1500 सेल्सियस होता है, वापस आती है, तो ठीक है। अब पूरा सोलर स्पॉट मैंने आपको बताया कितने सालों का होता है, 5 साल जाने में, सोलर स्पॉट देखो 5 साल 6 महीने जाने में, 5 साल 6 महीने आने में, तो कितने सालों का हुआ भैया, 11 साल का। कितने साल का हुआ, 11 साल का। और एक बात और समझिएगा, ये जो सोलर स्पॉट जाता है भैया, ये 0 डिग्री से लेकर सूर्य के 40 डिग्री तक होता है, 0 डिग्री से लेकर सूर्य के 40 डिग्री तक होता है, याद रखिएगा। सोलर स्पॉट जो होता है सूर्य के 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक निकलता है, इसके ऊपर नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के सामने तो रहेगा, 0 डिग्री से 40 डिग्री तक खींचेगा। उसके बाद क्या होता है, पूरा सोलर स्पॉट साइकिल 5 साल 6 महीने का हमने आपको बताया, जिससे 11 साल का होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सोलर इवेंट 1100 साल का होता है, एक सोलर इवेंट 100 साइकिल को कहते हैं। बात समझिएगा, सोलर इवेंट जो होता है भैया, सोलर इवेंट कितने साल का होता है, 1100 साल का होता है। और एक सोलर इवेंट कितने साइकिल का होता है भैया, एक सोलर इवेंट कितने साइकिल का होता है, 100 साइकिल का। तो 1100 सोलर इवेंट कितने साइकिल को, 11 सोलर इवेंट कितने साल का होगा, या 1100 इवेंट होगा ना, 11, अगर हम 11 साल में उसको बनाएंगे, 11 सोलर इवेंट बनाएंगे तो कितना साल लगेगा, 11 साल। नोट कर लीजिए, अच्छा चलो नोट कर लीजिए, पूरा सोलर स्पॉट साइकिल का 5 साल 6 माह जाने में, 5 साल 6 माह आने में, ठीक है, यानी 11 साल का समय लगता है। सोलर इवेंट 1100 साल का होता है, एक सोलर इवेंट 100 साइकिल को कहते हैं। सोलर इवेंट 1100 साल का होता है, एक सोलर इवेंट 100 साइकिल को कहते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। एक सोलर इवेंट कितने साइकिल करते हैं, 100 साइकिल को। और सोलर इवेंट कितने सालों का होता है भैया, 1100 सालों का। तो सूर्य का हम हैप्पी बर्थडे कितने सालों बाद मनाएंगे, 1100 साल बाद मनाएंगे ना। हम आप अपना हैप्पी बर्थडे हर साल मनाते हैं, लेकिन सूर्य कितने साल बाद मनाएंगे, सूर्य का 1100 साल बाद सूर्य का हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। भैया जब जाएगा फिर वापस आएगा तभी तो हैप्पी बर्थडे मनाएंगे ना। बात समझ में आ गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट करिएगा, कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कन्वर्टिव जोन में, मतलब आपसे पूछेगा हाइड्रोजन परत किस जोन में रहती है, तो आपको बता देना है कन्वर्टिव जोन में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि गामा किरणें और एक्सरे किरणें किस
मतलब परत से निकलती हैं, तो आपको बता देना रेडिएटिव जोन से। उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम में कब मतलब किस में संलयन होता है, तो आपको बता देना कोर में। और कोर की स्थिति कैसी होती है, प्लाज्मा। टेम्परेचर कितना होता है, 15 मिलियन सेल्सियस, ठीक है। और फोटान किरण किससे निकलती है, रेडिएटिव जोन से। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो किरणें जाती हैं अरोरा घटना कराते हैं किससे निकलते हैं, तो जाहिर सी बात रेडिएटिव जोन से निकलेंगी, जाहिर यहाँ से निकलेंगी सीधा जाएंगी, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से, आप क्वेश्चन बना सकते हो। आप मुझे पता है कि आप बहुत समझदार लोग हो, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरह हमें पता है कि आप लोग को थोड़ा दिमाग ज्यादा तेज चलता है, तो आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। जो लिख दिया है इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे से काम देगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको कंपटीशन लेवल के लिए तो कंपलसरी है, ये है कोई भी कंपटीशन, वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक के लिए है ये, ठीक है। यूपीएससी से बड़ा कोई एग्जाम होता ही नहीं, आपको पता है ना। आईएएस पीसीएस से बड़ा कोई आपके भारत में कोई नौकरी ही नहीं है, तो उससे भैया लेकर 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक के लिए है। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक बच्चे के लिए हो, सबके लिए भाई। तो प्लीज अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, मजा आ रहा हो, अगर हमारी क्लास में आपको अच्छे से मजा आ रहा हो और समझ में आ रहा हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास या और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनसे बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, और ताकि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। दूसरी बात, हमारे वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो प्लीज़ गैस सपोर्ट विल मी, आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोग के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो जिस दिन आपने मुझे 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर दे दिया, ठीक है, उस दिन मैं आपके लिए ज़बरदस्त क्या लेकर आऊँगा, पॉलिटी की ज़बरदस्त क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें बहुत मज़ा आएगा। पॉलिटी के बारे में आप जानोगे, समझोगे और दिमाग में सेट हो जाएगा। जरूरी नहीं है रटना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में सेट कर दूंगा और इन फ्यूचर कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि पॉलिटी ऐसा पढ़ाऊंगा जो आपके लाइफ से रिलेट कर दूंगा। जिंदगी में कभी भी पॉलिटी में कोई दिक्कत आएगी नहीं। जैसे जियोग्राफी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उसी तरह आपको पॉलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।